नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की एमसीक्यूज नंबर 9 के बारे में। इससे पहले मैं 8 एमसीक्यूज करा चुका हूं, जिसका पीडीएफ विथ आंसर मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिया हूं, जिसका लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगा। आप वहां से जाकर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इस पीडीएफ के साथ साथ उसमें जितने भी अपडेट हो रही है वैकेंसीज़ के बारे में, और उसके साथ साथ आपको बुक का पीडीएफ वगैरह, करंट अफेयर का पीडीएफ वगैरह, उसके साथ साथ जितने भी कंपटीशन से रिलेटेड जानकारी है उस टेलीग्राम चैनल में आप सभी को मिल जाएगा। तो आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए फिर हमारा आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, मंडी समिति के कार्यवाहियों को मांगने की शक्ति किस धारा में है। अर्थात इसमें क्या पूछा गया है, मंडी समिति में जितनी भी कार्यवाहियाँ हो रही है, ठीक है, उस कार्यवाही के बारे में जो जानकारी मांगा जाएगा, है ना, तो उसके बारे में इस अधिनियम के किस धारा में उल्लेख किया गया है, ये पूछा गया है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है धारा नंबर 57, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है धारा नंबर 58, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है धारा नंबर 59 और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है धारा नंबर 60। इसका सही आंसर देखें तो होगा ऑप्शन नंबर सी, धारा नंबर 59। अगला प्रश्न देखते हैं, मंडी समिति से कार्यवाही मांगने की शक्ति किसे प्राप्त है। इससे पहले प्रश्न में हम क्या देखें, मंडी समिति से कार्यवाही मांगने का उल्लेख किस धारा में है। किस धारा में हम देखें, धारा नंबर 59 में, ठीक। अब इसमें क्या पूछा गया है, इसी धारा में ही बताया होगा इसको कि मंडी समिति से जो कार्यवाही मांगी जाएगी, है ना, उससे की शक्ति किसे प्राप्त है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है संचालक, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है कलेक्टर और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संचालक। अगला प्रश्न देखते हैं, संचालक से कार्यवाही मांगने की शक्ति किसे प्राप्त है। इससे पहले प्रश्न में हम क्या देखे थे कि मंडी समिति से कार्यवाही मांगने की शक्ति किसे प्राप्त है, संचालक से, ठीक। अब मंडी समिति से जो कार्यवाही ही की जानकारी किसको प्राप्त हो गई, संचालक को, ठीक। अब उस जानकारी को कौन मांगेगा, संचालक से, ये पूछा गया है। क्या पूछा गया इस प्रश्न में, देखो, संचालक से। पिछले प्रश्न में क्या था, मंडी समिति से कार्यवाही का जानकारी कौन मांगा, संचालक मांगा, ठीक। अब जानकारी किसकी हो गई, संचालक को हो गई, ठीक। अब संचालक से उस कार्यवाही की जानकारी कौन मांगेगा, इसको इस प्रश्न में पूछा गया है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है संचालक, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है कलेक्टर और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य सरकार। अगला प्रश्न देखते हैं, संचालक एवं राज्य सरकार कार्यवाहियों के मांग कर सकते हैं। मांग तो करेगा संचालक मंडी समिति से कार्यवाहियों के, और संचालक से कार्यवाही को मांग कौन करेगा, राज्य सरकार, ठीक है। लेकिन कैसे करेगा और क्यों करेगा, है ना, उसकी रीति को पूछा गया कि कौन सी रीति से ये लोग मंडी समिति से संचालक कार्यवाही को मांग करेगा और संचालक से राज्य सरकार जो है कार्यवाही की मांग करेगा, उस रीति को इसमें पूछा गया है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है स्वप्रेरणा से, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है आवेदन से और ऑप्शन नंबर सी दिया गया है ए व बी दोनों से और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है विशेष बहुमत से। इसका सही आंसर हम देखें तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए व बी दोनों से। अर्थात अगर संचालक चाहे तो अपनी स्वप्रेरणा से, या फिर अगर कोई आवेदन कर रहा है उससे, इन दोनों रीति या फिर इन दोनों माध्यम से मंडी समिति से कार्यवाहियों की मांग कर सकता है, और राज्य सरकार भी अपनी स्वप्रेरणा से या फिर आवेदन के द्वारा संचालक से कार्यवाहियों की मांग कर सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, मंडी समिति द्वारा पारित आदेश के क्रियान्वयन को कौन रोक सकेगा। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है संचालक, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है सचिव और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है अध्यक्ष। देखो भाई, इस प्रश्न में पूछा क्या गया है, देखो, मंडी समिति द्वारा कोई आदेश पारित कर दिया, ठीक है, लेकिन उसका क्रियान्वयन
को कौन रोक सकेगा, ये पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संचालक। संचालक जो है अगर मंडी समिति आदेश भी दे दिया, ठीक है, तो उस आदेश को आगे नहीं बढ़ाने के लिए बोल सकता है, अर्थात उसके क्रियान्वयन को रोक सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। संचालक द्वारा मंडी समिति के आदेशों के क्रियान्वयन को रोकने की शक्ति का उल्लेख किस धारा में है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है धारा नंबर 55, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है धारा नंबर 59, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है धारा नंबर 55 का, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है धारा नंबर 59 का। इसका सही आंसर होगा धारा नंबर डी, धारा नंबर 59 का। धारा नंबर 59 का के अनुसार ही या फिर उसके अंतर्गत ही जो संचालक है उसको मंडी समिति द्वारा जो आदेश पारित किया गया है ना, उसको रोकने की शक्ति प्राप्त है। इसमें ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि किस धारा के अंतर्गत संचालक को मंडी समिति द्वारा दिए गए आदेश को के क्रियान्वयन को रोकने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, धारा नंबर 59 का। अगला प्रश्न अब हम देखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, इस अधिनियम के अधीन अनुसूची में कौन संशोधन कर सकेगा? इस अधिनियम में जो अनुसूचियां बनी हैं, ठीक है, उस अनुसूचिया में संशोधन के संदर्भ में यह प्रश्न है। इस प्रश्न में क्या पूछा गया है, इस अधिनियम के अधीन जो अनुसूचियां है उसमें संशोधन करने की शक्ति किसे प्राप्त है, या फिर इस अनुसूचिया में संशोधन कौन कर सकेगा? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है संचालक, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है राज्य सरकार, और ऑप्शन नंबर सी दिया गया है कलेक्टर, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है केंद्र सरकार। इसका सही आंसर देखिए तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य सरकार। राज्य सरकार जो है इस अधिनियम के अधीन जितनी भी अनुसूचियां है उसमें वो चाहे तो संशोधन कर सकता है या फिर उसको संशोधन करने की शक्तियाँ प्राप्त है। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य सरकार द्वारा किसी अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति के बारे में किस धारा में उल्लेख है? इससे पहले क्या हम देखें कि राज्य सरकार जो है अनुसूची में संशोधन कर सकता है। अब अगला प्रश्न पूछा गया है कि किस धारा के अंतर्गत वो संशोधन कर सकेगा या फिर किस धारा में राज्य सरकार द्वारा किसी अनुसूची को में संशोधन करने की शक्ति के बारे में उल्लेख दिया गया है। ठीक, इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया धारा नंबर 55, ऑप्शन नंबर बी दिया गया धारा नंबर 60, ऑप्शन नंबर सी दिया गया धारा नंबर 65 और ऑप्शन नंबर डी दिया गया धारा नंबर 70। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धारा नंबर 60। धारा नंबर 60 के अनुसार ही या फिर धारा नंबर 7 के अंतर्गत ही राज्य सरकार जो है किसी अनुसूची में संशोधन कर सकेगा, या फिर धारा नंबर 60 के अंतर्गत ही राज्य सरकार को किसी अनुसूची में संशोधन करने की शक्तियाँ प्राप्त है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे। राशियों की भू राजस्व के बकाये के तौर पर वसूली के संबंध में उल्लेख है, अर्थात जो भी राशियाँ होगी, जो भी फीस होगी, है ना, उसका जो भू राजस्व बकाया के तौर पर वसूली किया जाना है ना, ऐसा एक टर्म है इस अधिनियम में दिया गया है। कुछ कुछ रकम या राशियाँ या फिर सोध्य होते हैं, है ना, जिसका वसूली जो है भू राजस्व के बकाये के तौर पे किया जाता है ना, तो उसी का उल्लेख जो है इस अधिनियम के अंतर्गत किस धारा में दिया गया, फिर इसके बारे में किस धारा में बताया गया, ये पूछा गया है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है धारा नंबर 66, ऑप्शन नंबर बी दिया गया धारा नंबर 61, ऑप्शन नंबर सी दिया गया धारा नंबर 69 और ऑप्शन नंबर डी दिया गया धारा नंबर 65। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धारा नंबर 61 या फिर धारा नंबर 61। अर्थात धारा नंबर 61 में ही किसी राशि या फिर सोध्य या फीस का भू राजस्व के बकाये के तौर पे वसूली किया जाने के बारे में उल्लेख दिया गया है या फिर बताया गया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे तो इस अधिनियम के अधीन पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य के बारे में किस धारा में उल्लेख है? इस अधिनियम में पुलिस अधिकारी जो होंगे उसके कर्तव्य क्या क्या है, उसके कर्तव्य क्या क्या हो सकेंगे, उसका भी उल्लेख किसी न किसी धारा में दिया होगा। उसी धारा को इसमें पूछा गया कि किस धारा में पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य के बारे में उल्लेख है या फिर बताया गया है। इसमें ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया है धारा नंबर 61, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है धारा नंबर 62, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है धारा नंबर 63 और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है धारा नंबर
64। इसका सही आंसर हम देखेंगे तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धारा नंबर 62 या फिर धारा नंबर 62। धारा नंबर 62 में पुलिस अधिकारियों की जितनी भी कर्तव्य है उसके बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इस अधिनियम के नियमों के विरुद्ध किए गए अपराधों के बारे में पुलिस अधिकारी किसे संसूचित करेगा। अर्थात इस अधिनियम में जो नियम, उप नियम या फिर उपबंध बने हैं उस नियम के विरुद्ध अगर कोई अपराध कर रहा है, ठीक है, तो उस अपराध के बारे में जो पुलिस अधिकारी होगी या फिर होंगे वो किसको संसूचित करेगा, ये इस प्रश्न में पूछा गया है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है मंडी समिति को, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है संचालक को, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है कलेक्टर को और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है मजिस्ट्रेट को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मंडी समिति को। मंडी समिति को कोई भी पुलिस अधिकारी इस अधिनियम के अंतर्गत जो नियम है, उप नियम है या फिर उपबंध है उसके विरुद्ध अगर कोई अपराध कर रहा है तो उसके बारे में जानकारी पुलिस अधिकारी मंडी समिति को करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हानि, कमी या वसूल न होने वाले फीसों का क्या किया जाता है। देखो, जो सौदे होते हैं उसमें या फिर हानि या फिर कमी या फिर जो ऐसे सौदे होते हैं ये वसूल करने योग्य नहीं होते हैं ना, तो उस राशि का क्या किया जाता है इस अधिनियम के अधीन, उसके बारे में इस प्रश्न में पूछा गया है। ठीक, इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है माफ़ कर दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी दिया गया बट्टे खाते में डाल दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी दिया गया ए व बी दोनों और ऑप्शन नंबर डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बट्टे खाते में डाल दिया जाता है। जितने भी हानि, कमी या फिर वसूल न होने वाले योग्य फीस होते हैं, सौदे होते हैं, उसको मंडी समिति के बट्टे खाते में डाल दिया जाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। हानि, कमी या वसूल न होने वाले फीसों को बट्टे खाते में डालने की शक्ति के बारे में किस धारा में उल्लेख है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है धारा नंबर 62 में, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है धारा नंबर 56 में, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है धारा नंबर 63 में और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है धारा नंबर 65 में। इससे पहले वाला प्रश्न में हम क्या देखे थे कि हानि, कमी या वसूल ना होने वाले फीसों को बट्टे खाते में डाला जाता है। ठीक, लेकिन इसको किस धारा के अंतर्गत किया जाता है ये इसमें पूछा गया, फिर इसके बारे में किस धारा में उल्लेख है या फिर किस धारा में बताया गया है, ये प्रश्न इस प्रश्न में किया गया है। इसमें ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को मैं बताया हूँ 62, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 56, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 63 और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 56। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धारा नंबर 63। आया कि नहीं समझ में। देखो, हानि, कमी या वसूल न होने वाले जो फीस होते हैं है ना, उसको बट्टे खाते में डाला जाता है। ये हम लोग पिछला वाला प्रश्न में देखें। ठीक, लेकिन ये जो बट्टे खाते में डालने की जो शक्ति है या फिर बट्टे खाते में डालना करके जो उल्लेख दिया गया है ना, उसको किस धारा में दिया गया है ये इसमें पूछा गया है। तो किस धारा में दिया गया है भाई, धारा नंबर 63 में। अगला प्रश्न देखते हैं। बट्टे खाते में डालने हेतु वसूल न होने योग्य फीसों की न्यूनतम राशि कितनी होनी चाहिए। हम तो जान तो लिए कि धारा नंबर 63 के अंतर्गत जो वसूल न होने योग्य फीस होंगे उसको हम बट्टे खाते में डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसकी जो वसूल न होने वाले या फिर न होने योग्य जो फीस होंगे है ना, उसकी न्यूनतम राशि कितनी होनी चाहिए। ऐसे नहीं भी है कि अगर 1 रुपया है, 1 रुपया की रकम अगर वसूल ना होने योग्य है ना, तो उसको भी बट्टे खाते में डाल देंगे, ऐसा नहीं है ना। उसकी न्यूनतम राशि रखी गई है इस अधिनियम के अंतर्गत, उसी को इसमें पूछा गया है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 1000 रुपये, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है आपका 2000 रुपये, ऑप्शन नंबर सी दिया गया आपका 5000 रुपये और ऑप्शन नंबर डी दिएगा आपका 10,000 रुपये। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1000 रुपये। अगर वसूल न होने योग्य यह राशि न्यूनतम 1000 रुपये है तभी उसको बट्टे खाते में डाला जाएगा। ऐसा नहीं कि अगर 1 रुपया है तो ये तो वसूल न होने योग्य है तो उसको बट्टे खाते में डाल दिया जाए, ऐसा नहीं होता भैया। ठीक है, इसकी एक न्यूनतम राशि होनी जरूरी है जो कि क्या है 1000 रुपये मात्र। ठीक है,
अगला प्रश्न देखेंगे अब हम। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, हानि कमी या वसूल न होने योग्य वाले फीसों को बट्टे खाते में डालने के लिए कौन आदेश दे सकेगा। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है संचालक, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है आपका मंडी समिति, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है मजिस्ट्रेट और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है राज्य सरकार। अब हम जान तो लिए भैया कि ऑप्शन जो इससे पहले हम देखे थे उसके अनुसार कि जो हानि कमी या वसूल न होने योग्य फीस होंगे उसको धारा नंबर 63 के अंतर्गत बट्टे खाते में डाला जाता है और उसकी राशि न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, 1000 रुपये। ठीक है, अब इतना तो जान ली भाई है न। अब इसका आदेश भी कोई ना कोई देगा भाई, कोई आदेश देके तभी तो हम ये जो कार्य कर रहे हैं उसको किया जाएगा, बट्टे खाते में इसको डाला जाएगा, है ना। तो उसी को इसमें पूछा गया कि किसके आदेश से ये काम किया जाएगा। ठीक, इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका क्या दिया गया है संचालक, ऑप्शन नंबर बी क्या दिया गया है मंडी समिति, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है मजिस्ट्रेट और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है राज्य सरकार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मंडी समिति। मंडी समिति आदेश देगा तभी वो जो हानि कमी या वसूल न होने योग्य जो राशि होंगी उसको हम बट्टे खाते में डालेंगे धारा नंबर 63 के अंतर्गत, और जिसकी न्यूनतम रकम कितनी होनी चाहिए, 1000 रुपये। ठीक है, इसमें आपका कथन वाला प्रश्न भी आ सकता है। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। मंडी समिति के अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को किस धारा में या फिर किस धारा के अंतर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है धारा नंबर 63, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है धारा नंबर 48, ऑप्शन नंबर सी दिया गया धारा नंबर 64 और ऑप्शन नंबर डी दिया गया धारा नंबर 65। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी धारा नंबर 64। ठीक है जी, अगला प्रश्न हम देखेंगे अब। इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रत्यायोजन कौन कर सकेगा। इस अधिनियम में शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जाता है, उसको कौन कर सकेगा, ये इस प्रश्न में पूछा गया है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है संचालक, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है प्रबंध संचालक और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है आपका मजिस्ट्रेट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राज्य सरकार। अर्थात इस अधिनियम शक्तियों का प्रतियोजन मतलब क्या होता है, जैसे कि इसकी पास शक्ति है जैसे संचालक है, ठीक है, संचालक की जो शक्तियाँ है ना उसको बांटना या फिर उसको अलग अलग लोगों को प्रत्यायोजित करना, यही क्या कहलाता है आपका शक्तियों का प्रतियोजन। और इसमें आप लोग एक चीज़ और याद रखना, जो प्रबंध संचालक या संचालक लेवल के ही जो अधिकारी होंगे उन्हीं का शक्तियों को का ही प्रतियोजन किया जाता है राज्य सरकार द्वारा। क्या बताया मैं, संचालक और प्रबंध संचालक के लेवल के जो पोस्ट होंगे या फिर जो अधिकारी होंगे उन्हीं की शक्तियों का प्रतियोजन किया जा सकेगा, और किसके द्वारा किया जा सकेगा, राज्य सरकार द्वारा। इसको आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इस अधिनियम के अधीन सिविल वाद वर्जन के संबंध में किस धारा में उल्लेख है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है धारा नंबर 65, ऑप्शन नंबर बी दिया गया धारा नंबर 66, ऑप्शन नंबर सी दिया गया धारा नंबर 64 और ऑप्शन नंबर डी दिया गया धारा नंबर 62। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी धारा नंबर 66। सिविल वाद वर्जन होता क्या है, इसमें जब कोई कार्य सद्भावपूर्ण से किया जाता है किसी मंडी समिति द्वारा, तो उसको हम सिविल मतलब कोर्ट में जाके उसको वाद योग नहीं बना सकते या फिर उसका अपील नहीं कर सकते। इसी को क्या बोलता है कि सिविल वाद वर्जन। मतलब सिविल वाद वर्जन मतलब क्या होगा जी, सिविल कोर्ट में इसका वाद विवाद के लिए हम इसको अपील नहीं कर सकते या फिर इसका किसी सिविल कोर्ट में वाद विवाद नहीं किया जा सकता है। इसी को क्या बोलते हैं, सिविल वाद वर्जन। अगर वो कार्य सद्भावपूर्ण से किया जाएगा तभी, किस में किया जाएगा, अगर सद्भाव पूर्वक या फिर सद्भावपूर्ण या फिर सद्भाव के उद्देश्य के अंतर्गत अगर कोई कार्य किया गया है तभी उसका हम कहीं पे अपील नहीं कर सकते या फिर किसी सिविल कोर्ट में उसको वाद के लिए हम याचिका दायर नहीं कर सकते। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
इस अधिनियम के अधीन निर्वाचन की याचिका के संबंध में उल्लेख किस धारा में है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है धारा नंबर 66, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है धारा नंबर 66 का, और ऑप्शन नंबर सी दिया गया है धारा नंबर 56, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है धारा नंबर 56 का। इसमें क्या पूछा गया है? इस अधिनियम के अधीन एक धारा है जिसमें निर्वाचन के लिए याचिका लगानी पड़ती है, निर्वाचन को रोकने या फिर निर्वाचन को पोस्टपोन करने के लिए, है ना। उसी के बारे में इसमें पूछा गया है कि उसको किस धारा में बताया गया है। इसमें ऑप्शन नंबर ए मैं बताया हूँ आप लोगों को धारा नंबर 66, ऑप्शन नंबर बी बताया हूँ धारा नंबर 66 का, ऑप्शन नंबर सी बताया हूँ धारा नंबर 56, ऑप्शन नंबर डी बताया हूँ धारा नंबर 56 का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी धारा नंबर 66 का, अर्थात धारा नंबर 66 का के अंतर्गत जो है निर्वाचन के लिए याचिका लगाया जा सकता है। अब इसके अगले प्रश्न में दिया गया है कि कौन कौन लगा सकता है। ठीक, इसमें इस प्रश्न को आप पढ़ते हैं पहले। निर्वाचन को प्रश्नगत करने हेतु कहाँ याचिका प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है संचालक के पास, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है राज्य सरकार के पास, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है कलेक्टर के पास। इसमें प्रश्नगत करने के लिए याचिका कहाँ लगाना है उसको पूछा गया है। इसके और आगे प्रश्न में हम देखेंगे कि कौन याचिका लगा सकता है। ठीक है, इसमें इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या दिया गया है आपका, निर्वाचन को अगर प्रश्नगत करना है, ठीक है, तो याचिका कहाँ लगाना है इसको पूछा गया है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है संचालक के पास, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है राज्य सरकार के पास, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया आपके कलेक्टर के पास। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राज्य सरकार के पास। राज्य सरकार के पास हम याचिका लगा के निर्वाचन को प्रश्नगत कर सकते हैं। ठीक, और इसी के बारे में और जो कुछ प्रश्न है उसको हम अगले पार्ट में देखेंगे। इस पार्ट का तो 20 क्वेश्चन हो चुका है, अब जो बच्चा है उसको हम क्या करेंगे अगले पार्ट में देखेंगे। ठीक है आप लोगों, और इसको मैं थोड़ा सा रिकॉल करा दूंगा कि क्या क्या मैं बताया था इससे पहले, 2 प्रश्न में से करके, तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का हमारा पार्ट नंबर 9 तो कंप्लीट हो गया है। और इससे पहले मैं आप लोगों को बताया हूँ कि पार्ट जो और इसके पहले जो जितने भी पार्ट थे उसको मैं करा चुका हूँ। उसको मैं PDF जो है विथ आंसर के साथ अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया हूँ, तो आप लोग चाहो तो वहाँ से उसको डाउनलोड कर लो। क्योंकि देखो PDF रहता है तो प्रिपरेशन करने में सबसे ज़रूरी है कि इंस्टेंट रिवीजन करने में आसानी होती है। तो आप लोग देख लो भाई। ठीक है, और आप लोगों का अगर मेरी वीडियो अच्छा लगता है भाई, इतना मेहनत करके बनाता हूँ, पहले कंटेंट बनाता हूँ, टाइप करता हूँ, फिर रिकॉर्ड करता हूँ, फिर इसको एडिट करता हूँ, है ना। तो थोड़ा सा लगता है भी हाँ भी सामने वालों से लाइक मिले और सब्सक्राइब मिले, ऐसे करके। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे टेलीग्राम के चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, और आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।